Good afternoon, students. Myself, Dr. Vandana Singh, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी कौशाम्बी। लास्ट क्लास में हमने एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत कक्ष प्रबंधन और शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में हम लर्निंग कॉर्नर और लर्निंग कॉर्नर की क्या उपयोगिता है वो पढ़ेंगे। पुस्तकालय प्रबंधन एवं पुस्तकालय प्रबंधन के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि वो कैसे हो सकता है। पाठ्यपुस्तकें तथा प्राथमिक कक्षाओं हेतु पाठ्यपुस्तक में क्या क्या गुण होने चाहिए वह, कार्यपुस्तिकाएँ, शिक्षक संदर्शिकाएँ, शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन और शब्दकोश के प्रबंधन हेतु क्या क्या उपाय होने चाहिए। पहला है लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर का शाब्दिक अर्थ है सीखने का कोना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यालय का वह स्थान विशेष जो सीखने में हमें सहायता प्रदान करता है, लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। अब लर्निंग कॉर्नर को हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह वह स्थान है जहाँ शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से रखी जाती है, जिन्हें छात्र छूकर, देखकर एवं पढ़कर ज्ञान अर्जित करते हैं। लर्निंग कॉर्नर ज्ञान वृद्धि में तो सहायक होता ही है, साथ ही साथ बच्चों में अवलोकन करने में से ऑब्जर्वेशन करने, उसका निरीक्षण करने एवं निष्कर्ष निकालने के गुणों का भी उनमें विकास करता है। अब इतना तो हो गया लर्निंग कॉर्नर। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी सामग्रियाँ आती हैं वह है आपकी पाठ्यपुस्तकें, कार्यपुस्तिकाएँ, कहानियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, कॉपी, पेंसिल, रंग आदि। अब इसकी उपयोगिता क्या होती है, लर्निंग कॉर्नर की उपयोगिता क्या होती है। पहला है लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से गणित जैसे नीरस विषय को रोचक बनाया जा सकता है, जिससे छात्र उसमें रुचि लेने लगते हैं। अब गणित ये डिपेंड करता है, किसी के लिए इंटरेस्टिंग होता है, किसी के लिए नहीं। तो ये नीरस विषय इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे कि अब बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए, उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें कुछ उनको ऐसे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ऐसे मेथड्स के थ्रू पढ़ाना होगा जिससे उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो जल्दी से और आसानी से सीख सकें। जैसे बच्चों को चॉकलेट पसंद होती है तो बच्चों को चॉकलेट के एग्जाम्पल्स के थ्रू बता सकते हैं, या किसी मतलब आप उनको देख के उनके जो लेवल है उनका, उसको समझ के वो जो चीज़ें यूज़ करते हैं, खेलते हैं, उस चीज़ों के एग्जांपल्स के थ्रू उनको समझा सकते हैं, जिससे कि वो उनको इंटरेस्टिंग लगेगा और उनको सीखने में भी आसानी होगी। दूसरा है लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री का सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदर्शित होता है, जो कि उच्च अधिगम स्तर के लिए आवश्यक होता है। तीसरा है लर्निंग कॉर्नर का जो प्रयोग होता है प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, जो कि मैंने पहले ही पॉइंट में बताया। किसी भी कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट को, कठिन से कठिन सब्जेक्ट को, टॉपिक को अगर हमको समझाना है बहुत इजी वे में, तो उसके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें पुस्तकालय प्रबंधन। पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जो ज्ञान के भंडारण और संप्रेषण का माध्यम होता है। पुस्तकालय पुस्तकों का खजाना है, जिसमें पाठ्यपुस्तकें, पाठ्यपुस्तिकाएँ, संदर्भ पुस्तकें, साहित्य पुस्तकें, मनोरंजनात्मक एवं चित्रात्मक पुस्तकें, चार्ट, विविध पत्रिकाएँ, महापुरुषों की जीवन से संबंधित कुछ पुस्तकें, नीतिपरक कहानियाँ एवं विविध भाषा के शब्दकोश रखे जाते हैं। मतलब पुस्तकालय के अंतर्गत हमें इतनी तरह की पुस्तकों का पुस्तक की इतनी टॉपिक से रिलेटेड मिलती हैं, इसलिए हम इसको पुस्तकों का खजाना भी कहते हैं। अब इसमें आता है कि पुस्तकालय जैसे आजकल के अगर आधुनिक समय में हम बात करते हैं तो आधुनिक समय में विद्यालय में एक उत्तम पुस्तकालय की व्यवस्था होना उसकी अनिवार्य आवश्यकता होती है। प्रत्येक विद्यालय में छात्रों के जो उनका चरित्र विकास की दृष्टि से कहें या शैक्षिक कार्यक्रम की गुणवत्ता की दृष्टि से कहें, पुस्तकालय का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। जो लाइब्रेरी है उसके माध्यम से जो विद्यार्थी है तथा शिक्षक दोनों ही अपने अपने स्तर पर ज्ञान अर्जन करके
अपनी जिज्ञासा का समाधान करते हैं। कहते हैं ना कि कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही या कोई बुक इधर आस-पास नहीं मिले तो आपको लाइब्रेरी में मिलेगी। तो ये सिंपल सी बात है कि आप कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी से भी संबंधित हो, तो आप लाइब्रेरी जाइए, आपको वहाँ पुस्तकें मिलेंगी, आप उससे उस अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसको खोज सकते हैं। तो आपकी जिज्ञासा के समाधान का एक वह उचित स्थान कह सकते हैं। कक्षा शिक्षण से जो विद्यार्थी केवल पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान प्राप्त करता है, जबकि पुस्तकालय से विद्यार्थी ज्ञान के अनुप्रयोग को समझता है और अनौपचारिक रूप से पाठ्येतर ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये आपका पुस्तकालय प्रबंधन मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है पुस्तकालय। अब इसके प्रबंधन के लिए जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहला तो है कि पूर्णकालीन एवं पूर्ण प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरा है पुस्तकालय की जगह शांत, सुसज्जित एवं आरामदेह होनी चाहिए ताकि वह अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करने में सहायक हो। तो पुस्तकालय में एक ऐसे जगह पर होना चाहिए जहाँ की शांति हो, बहुत शोर शराबा ना हो और आप कंफर्टेबल फील करें, आपको पॉजिटिविटी, आप वहाँ का जो एनवायरनमेंट हो वो पॉजिटिव हो और आपको इंटरेस्ट को आपके अंदर क्रिएट करे, मतलब आपको वहाँ बैठ के पढ़ने का मन करे। पुस्तकालय में प्रकाश एवं वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर लाइट प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट वहाँ नहीं रहेगा, लाइट वहाँ पे जो वायु का जो संचरण है, मतलब कि वहाँ का कहते हैं ना टेम्परेचर हो गया, आपका वेंटिलेशन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पुस्तकालय में आवश्यक फर्नीचर जैसे मेज, कुर्सी, पुस्तक रखने के लिए शीशे वाली अलमारी, सूचना पट, कैटलॉग आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि आप कैटलॉग के थ्रू क्या कर सकते हैं कि आपको पूरी पुस्तकें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है साइकोलॉजी की यहाँ मिलेगी, एजुकेशन की यहाँ मिलेगी, मैथ्स की यहाँ मिलेगी, हिंदी की यहाँ मिलेगी, उसमें पूरा पर्टिकुलर डिवीज़न होता है, साइंस की यहाँ मिलेगी। तो आप उसके थ्रू, कैटलॉग के थ्रू उस सेक्शन में जाके बुक को ढूंढ सकते हैं। और शीशे की अलमारी रहती है तो उसमें सीधे बाहर से आप देख लेते हैं ना किस राइटर की कौन सी बुक है, जिससे आपको इजी हो जाता है, समय कम बचता है और आप आसानी से बुक को ढूंढ लेते हैं। और विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत को प्रोत्साहित करने हेतु विद्यालय प्रशासन की ओर से समय सारणी में पुस्तकालय के अध्ययन का कालांश अवश्य रखा जाना चाहिए, जो कि मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट वाले सेक्शन में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जब टाइम टेबल बनाते हैं, समय सारणी बनाते हैं, तो कठिन विषयों को उससे थोड़ा इजी विषयों को कैसे टाइम टेबल में स्थान देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने बताई थी कि सर्दियों में, गर्मियों में कैसे टाइम टेबल, मतलब स्कूल पहले खोल दो, इसका टाइमिंग चेंज कर देना चाहिए। मतलब काफ़ी चीज़ें आपको इसके पहले की क्लास में समझाई हुई हैं। वही चीज़ यहाँ पर है कि समय सारणी में पुस्तकालय में, मतलब लाइब्रेरी के लिए भी एक पर्टिकुलर कालांश होना चाहिए। इसके बाद आता है कि पुस्तकालय में कि विद्यार्थियों द्वारा पढ़ी गई पुस्तकें प्रतिदिन व्यवस्थित ढंग से अलमारी में लगा देनी चाहिए। तो जैसे आप कोई बुक उठाते हैं तो उसको वहीं पर रख दें, या फिर अगर कोई छोड़ भी देता है तो जो वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी हैं, वो उसको प्रॉपर उसी जगह पे लगा दें ताकि जो नेक्स्ट अगर कोई आता है तो उसको बुक ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से पुस्तकालय का मैनेजमेंट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाठ्य पुस्तकें। अब पाठ्य पुस्तकें पठन पाठन की प्रक्रिया में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं बहुत महत्वपूर्ण साधन हैं। पाठ्य पुस्तकों का जो विकास है वो एक एकाकी प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि कई प्रक्रियाओं के पश्चात ही पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप निश्चित हो पाता है। तो अगर हम इसको बात करें नेशनल लेवल से, तो कह सकते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्र स्तर पर देश की आवश्यकताओं एवं अपेक्षाओं आदि के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्धारण होता है। तत्पश्चात मतलब उसका जो नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फिर प्रत्येक देश अपने अपने राज्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम का विकास करता है। अब विकसित पाठ्यक्रम के आधार बनाकर पाठ्य पुस्तकें विकसित की जाती हैं। नवीन संशोधन पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का लेखन जो होता है वो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर पृथक पृथक किया जाता है।
प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की रुचियों को दृष्टिगत रखते हुए पाठ्य पुस्तकों को समेकित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसमें आता है कि जो पाठ्य पुस्तक है उसमें क्या क्या जैसे गुण होने चाहिए। अगर हम प्राथमिक कक्षाओं के लिए अगर पाठ्य पुस्तक बन रही है तो उसके लिए क्या क्या, अब प्राथमिक कक्षाएं मतलब कि छोटे बच्चों के लिए, तो बच्चों किससे आकर्षित होते हैं, कलर से आकर्षित होते हैं। तो जब हम पाठ्य पुस्तकें बनती तो उनकी जो प्रिंटिंग होती है, जैसे बड़े बड़े अक्षर से लिखे जाएं, तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। जैसे रंगीन चित्र जो हो, रंगीन हो, आकर्षक हो, जो उनकी सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा हो, सरल हो, सहज हो, मतलब बच्चे आसानी से उसको बोल सकें, समझ सकें, बच्चों को अपने आप सीखने का अवसर हो, बच्चों को अपने आप सीखने का मतलब वो अपने आप सीखें और ज्ञान का स्वमूल्यांकन का अवसर हो। पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को प्रोत्साहित एवं जिज्ञासु बनाया जा सके। मिस बच्चे पूछें कि ये क्या है, इस तरह की इमेजेस हों उसमें कि बच्चे खुद इंटरेस्ट लेके पूछें, टीचर के पास जाएं कि ये क्या है, ये इस कलर का होता है, मतलब उनके अंदर एक जिज्ञासा हो, क्यूरियोसिटी हो, वो चीज़ बुक को मतलब पुस्तकों को देखकर उनके अंदर आनी चाहिए, वो प्रोत्साहित हों। पाठ्य पुस्तक बच्चों के स्तरानुकूल एवं रोचक हो, मतलब अब बच्चे हैं तो बच्चों को के लेवल की होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हाई फाई हो जाए, नहीं, उनके लेवल का होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक से बच्चों में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तर्क करना, कारण, प्रभाव, कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता जैसे जीवन कौशलों का विकास हो सके। मतलब ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं, ये जो उनके गुण हैं, ये सारे उनके अंदर हों, इसके लिए पाठ्य पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए उसको उसके निर्माण के समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। पाठ्य पुस्तकें जो विद्यालय में आजकल कह सकते हैं ये निःशुल्क भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके बाद आते हैं हम कार्य पुस्तिकाएँ। कार्य पुस्तिकाओं के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जो आरंभिक स्तर से बच्चों में लिखने पढ़ने की रुचि उत्पन्न करने, उनमें स्व अधिगम करने, सेल्फ लर्निंग एवं कल्पना शक्ति के विकास के अनुरूप उनकी संप्राप्ति में स्थायित्व के लिए प्राथमिक कक्षाओं में भाषा एवं गणित विषयों की अलग अलग कार्य पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि बच्चों को विषय सामग्री का अधिक से अधिक अभ्यास कराना ही जो हो कार्य पुस्तिकाओं का उद्देश्य होता है। मतलब इनको हम इसीलिए विकसित किए, कार्य पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य यही कह सकते हैं कि बच्चों को जो है विषय सामग्री का अधिक से अधिक अभ्यास कराया जा सके, जिससे वो सीख सकें, उनके अंदर त्रुटियां कम हों। अब इसमें आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य पुस्तिका के गुण क्या क्या होते हैं। कार्य पुस्तिकाओं की विषय सामग्री पाठ्य पुस्तकों के अनुरूप होनी चाहिए। दूसरा है, कार्य पुस्तिका में आकर्षक एवं रोचक चित्रों के माध्यम से अभ्यास कार्य दिए जाने चाहिए। तीसरा है, कार्य पुस्तिका में प्रारंभ में रंग भरने का प्रयास कराया जाए, बाद में लिखने का, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाठ्य पुस्तिका में कार्य पुस्तिका में, ये हम कार्य पुस्तिका की बात कर रहे हैं, तो बाई चांस कभी पाठ्य पुस्तक निकल जाए तो उसको आप कार्य पुस्तिका समझिएगा। कार्य पुस्तिका में पर्याप्त उदाहरण होने चाहिए जिससे बच्चे स्वतः ही अभ्यास कर सकेंगे। अभ्यास कार्यों में रोचकता बनी रहे, इसके लिए प्रश्नों की नवीनता एवं बारंबारता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कौन से प्रश्न नए हैं, कौन से रिपीट हो रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षक संदर्शिकाएँ। पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त शिक्षण विधाओं को शिक्षक आसानी से कक्षा में प्रयोग कर सके, इस दृष्टिकोण से शिक्षक संदर्शिकाओं की रचना की गई है। शिक्षक संदर्शिकाओं में पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पन्ने को शामिल किया गया है जिससे शिक्षक को पढ़ाने में आसानी हो। शिक्षक संदर्शिकाएँ में जो पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य, पूर्व ज्ञान, प्रयुक्त सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, प्रस्तुतिकरण की विधियाँ,
रोचक गतिविधियों, अवलोकन, भ्रमण एवं प्रयोग आदि का विवरण भी शामिल किया जाता है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। पढ़ाने हेतु समय प्रबंधन का भी स्पष्ट विवरण होता है कि कितने समय, कितने कालांशों में ये सारा सिलेबस कवर हो सकता है। ये पूरा डिटेल विवरण दिया होता है। शिक्षा संदर्शिकाओं में प्रत्येक पाठ के अंत में आपके लिए एक बॉक्स या स्पेस दिया गया होता है, जिसमें अध्यापक स्वयं अपनी नवीन विधियां लिख सकते हैं। शिक्षकों को अनुसमर्थन देने के लिए विषयवार सभी शिक्षक संदर्शिकाओं के आरंभ में सामान्य जानकारी शीर्षक के अंतर्गत विस्तार से शिक्षण युक्तियाँ, प्रयोग में अपनाए जाने वाली सावधानियाँ और स्वयं करके सीखने के अवसर का भी उल्लेख किया गया होता है। तो ये शिक्षण संदर्शिकाएँ हैं, ये कह सकते हैं कि ये पूरा ओवरऑल इसमें सारी चीज़ें आपका आ जाता है और कितने कालांशों में सब्जेक्ट कवर होगा, और आप अगर कोई नई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसके विषय में भी दिया जा, मतलब आप लिख सकते हैं, मेथड्स, नवीन विधियाँ लिख सकते हैं। और शिक्षण युक्ति प्रयोग में अपनाई जाने वाली सावधानियाँ क्या क्या होती हैं, स्वयं करके सीखने के अवसर, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत शिक्षण संदर्शिकाओं के अंतर्गत आती हैं। अब आता है शब्दकोश। शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन। शब्दकोश, एक जो शब्दकोश होता है वो एक बड़ी सूची या ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी उत्पत्ति, व्याकरण, अर्थ, परिभाषा और प्रयोग आदि का सन्निवेश होता है। शब्दकोश एक भाषीय हो सकते हैं, द्विभाषीय हो सकते हैं या बहुभाषीय भी हो सकते हैं। तो अधिकतर शब्दकोशों में शब्दों के उच्चारण के लिए भी व्यवस्था होती है। कुछ शब्दकोशों में चित्रों का भी सहारा लिया जाता है। अलग अलग कार्य क्षेत्र के लिए अलग अलग शब्दकोश होते हैं, जैसे विज्ञान का शब्दकोश, चिकित्सा शब्दकोश, विविध शब्दकोश आदि। इसको हम कह सकते हैं कि देखिए, साइकोलॉजी की कुछ अपनी भाषा होती है, मेडिकल की कुछ अपनी भाषा होती है, शब्दकोश होता है, इसको टर्मिनोलॉजी भी हम कह सकते हैं। जैसे कि हमारे एजुकेशन में कुछ अपनी भाषा, तो सब सारे प्रोफेशंस की, लॉ की अपनी कुछ अपनी भाषा, लैंग्वेज होती है। तो जो प्रशासनिक चीज़ें हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो हर सब्जेक्ट की अपनी एक भाषा होती है, और उस भाषा को, जैसे कि अगर कोई मेडिकल की रिपोर्ट आती है, चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं शब्दकोश की, तो अगर कोई मेडिकल की रिपोर्ट आती है तो सभी लोग उसको नहीं समझ सकते हैं। जो मेडिकल का पर्सन है, जो मतलब उस एरिया का है, वो उसको ज़्यादा इजी में कह पाएगा ना, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। लेकिन एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जो ले पर्सन्स होते हैं, वो इसको नहीं इजी वे में पढ़ सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं शब्दकोश। सब सारे सब्जेक्टों के अपना एक शब्दकोश होता है। साइकोलॉजी की अपना शब्दकोश है कि उसको हम अगर उसकी वो ये अंडरस्टूड समझा जाता है और उस लेवल को समझते हुए आगे पढ़ाया जाता है। इसके बाद आपका आता है, और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में शब्दकोश का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। शब्दकोश जो होते हैं वो शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए ही मार्गदर्शन का कार्य करता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक एवं छात्र को शब्दकोश का प्रयोग करना अवश्य सीखना चाहिए। अच्छे शब्दकोश के निर्माण एवं प्रयोग के लिए प्रबंधन का होना आवश्यक होता है, क्योंकि बिना प्रबंधन के तो शब्दकोश का निर्माण ही नहीं किया जा सकता है। अब इसमें जो नेक्स्ट है, हम बात करते हैं जो शब्दकोश के प्रबंधन हेतु उपाय। तो शब्दकोश का स्वरूप जो है बालकों के कक्षा स्तर एवं मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए, जिससे कि वह उचित प्रकार से शब्दकोश का प्रयोग करना सीख सकें और लाभ प्राप्त कर सकें। जैसे कि जब हम बुक्स की, अभी हम पाठ्य पुस्तकों की जब हम बात कर रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है, शब्दकोश में पाठ्य वस्तु के शब्दों को समाहित करते हुए अन्य सामान्य शब्दों को भी स्थान मिलना चाहिए, जो कि व्यवहारिक रूप में प्रयुक्त होते हैं। शब्दकोश की छपाई एवं कागज उत्तम होना चाहिए, क्योंकि शब्दकोश स्थायी होता है तथा अधिक समय तक छात्रों के प्रयोग में रहता है। अब किस शब्दकोश में क्या है, अगर किसी चीज़ की मीनिंग है तो आप उसको कई बार ज़रूरत पड़ती है तो वो कई बार पलटना पड़ता है। अगर ख़राब मटेरियल रहेगा, कागज़ ख़राब रहेगा, छपाई बहुत लो इंक रहेगी, तो वो जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं।
तो शब्दकोश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही उसी के आधार पे बच्चे या कोई भी मीनिंग उस चीज़ को समझते हैं। उस किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए किसी वर्ड मीनिंग को उसी के बेसिस पे समझते हैं। लेकिन अगर वो गलत हो गया तो उसका सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो सकता है। तो इसलिए कह रहे हैं शब्दकोश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शब्दकोश को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए प्रत्येक वर्ष शब्दकोश की समीक्षा भी होनी चाहिए और शब्दकोश में समय समय पर संशोधन करते हुए नवीन शब्दों का समावेश करना चाहिए, जिससे कि उसकी व्यापकता में वृद्धि हो सके। तो इस तरीके से आज हमने शैक्षिक प्रबंधन का जो हाफ सेक्शन बाकी था वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।